Blessed be the man who spare these stones. Cursed be the man who removes my bones. This is a famous inscribed line over a tomb. Good morning, everybody. My name is Gaurav Sharma, and today's our topic is William Shakespeare. The famous quotation was written over the tomb of William Shakespeare, in which he simply says that those who try to save my bones will be blessed by the god. On the other hand, if someone came to me and just try to dig up my tomb, in that case they will be cursed by the god. Okay, so this is how this line was, I should say, interpreted in various means by many people. Okay, so today's our topic is विलियम शेक्सपियर, है ना, और जिसको हम ड्रामा में पढ़ रहे हैं, है ना कहीं ये ड्रामेटिस्ट हैं। हालांकि इन्होंने कई पोम्स भी लिखी हैं जिनमें सोनेट्स शामिल हैं। तो आज हम इनकी बायोग्राफी के बारे में वन बाय वन पॉइंट्स को शेयर करेंगे आपके साथ, और पूर्णतः प्रयास रहेगा कि आपको सब समझ आए। इसी प्रयास के साथ हम इसमें जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, चलिए। ये विलियम शेक्सपियर की फोटो है ना, फोटोग्राफ है विलियम शेक्सपियर का। ये इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं, सुनिए। बर्थ और बैप्टिज्म, सुनिए। बैप्टिज्म क्या चीज होती है? बैप्टिज्म एक धार्मिक स्नान है, काइंड ऑफ धार्मिक स्नान। किसी भी व्यक्ति के पैदा होने के 3 दिन बाद उसे होली वॉश दिया जाता है, उसको बैप्टिज्म कहा जाता है। किसमें? क्रिश्चियन में, है ना, क्रिश्चियन रिलीजन में। सुनिए, विलियम शेक्सपियर जो पैदा हुए थे वो स्टेटफोर्ड अपॉन एवन में हुए थे, है ना, ठीक है, वारविकशायर नाम की स्टेट में, इंग्लैंड। ठीक है, अप्रैल 1564 को, है ना, 1564 में ये पैदा हुए थे, उनका ये ईयर है ना। और इसी सेम ईयर के अराउंड एक और फेमस, आई शुड से, नोबलिस्ट पैदा हुए, मिगेल डी सर्वेंटिस, है ना, जिन्होंने एक फेमस वर्क लिखा डॉन कियोटे। है ना, इस वर्क को कई बार नोवेल्स का प्रकर्सर माना जाता है किसी भी लैंग्वेज में, है ना। ये ओरिजिनली स्पेनिश में लिखा था। ठीक है, चलिए। तो 1564 में इनका जो है जन्म हुआ, शेक्सपियर साहब का, और इनका जो बैप्टिज्म था वो रिकॉर्ड हुआ 26 अप्रैल को। इसका मतलब से ये 3 दिन पहले पैदा हुए थे, 23 अप्रैल को, है ना, 1564। ठीक है, ये जो है पैदा हुए, विच इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज हिज बर्थडे। क्या? 23 अप्रैल, है ना, क्योंकि क्रिश्चियनिज्म में 3 दिन बाद में किया जाता है बैप्टिज्म, है ना, इसलिए ये इनका बर्थडे माना जाता है 23 अप्रैल शेक्सपियर का। अब इनके पेरेंट्स के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लीजिए। ही वॉज द सन ऑफ जॉन शेक्सपियर, पिताजी का नाम जॉन शेक्सपियर था। अ प्रॉस्परस ग्लोब मेकर एंड एल्डरमैन, एल्डरमैन जो किसी प्रकार की वेल्डिंग वेल्डिंग का काम करते हैं ना। मैरी अर्डन माताजी थी, है ना, द डॉटर ऑफ वेल्दी लैंड ओनिंग फैमिली, है ना, ये कह सकते हैं जमींदारों की फैमिली से आती थी मैरी अर्डन। इनकी माताजी हैं विलियम शेक्सपियर की। ठीक है, पिताजी का नाम जॉन शेक्सपियर था, आपको याद रखना है। आगे बढ़िए, प्रोफेसर नहीं पूछेगा। सिबलिंग्स में यदि आप देखते हैं, ही वॉज द थर्ड ऑफ 8 चिल्ड्रन। परिवार में टोटल इनकी में 8 बच्चे थे, है ना, इसमें से तीसरे नंबर के इंसान थे विलियम शेक्सपियर। अब इनकी एजुकेशन की यदि बात की जाए तो नो डायरेक्ट स्कूल रिकॉर्ड सर्वाइव। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी स्कूल नहीं गया, सोच के देखिए वो कैसे इतना बड़ा ड्रामेटिस्ट बन गया, इतना इतना बड़ा टावरिंग फिगर बन गया कि आज भी उसको फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहा जाता है।
और उसके बाद में कोई भी नया ड्रामेटिस्ट आता है या कोई भी नया ऑथर आता है तो उससे तुलना की जाती है शेक्सपियर की। तो सोचिए कितनी ऊंची चीज होगी। इसी तुलना में आप कई बार देखते हैं कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, हालांकि ये बात अनुचित है। कालिदास जी किसी जमाने में आगे चले गए, शेक्सपियर तो अभी का जन्मा है ना। तो दोनों में अंतर है, कई बार कंपैरिजन लोग कर देते हैं। और जिस तरह की राइटिंग कालिदास जी की है ना, आप कभी पढ़िए, आप समझेंगे क्या लिखा है उन्होंने। शेक्सपियर लाइकली अटेंड द किंग्स न्यू स्कूल इन स्ट्रेटफोर्ड, है ना, where he would have received a strong grounding in Latin, classical literature, rhetoric, grammar and history, है ना। ऐसा कहा जाता है कि इस स्कूल से इनका संबंध रहा है और शायद ये इसमें पढ़े हैं, है ना। कोई बहुत अच्छी एजुकेशन इनकी नहीं रही है ना। ये स्कूल अटेंड किया इन्होंने स्ट्रैटफोर्ड में, जहाँ इन्होंने लैटिन, क्लासिकल लिटरेचर, रेटोरिक, ग्रामर और हिस्ट्री पढ़ी, है ना। वो कहते हैं ना कि इंसान को तजुर्बा बहुत कुछ सिखा के जाता है, तो ऐसा ही है। तजुर्बे ने इन्हें बहुत कुछ सिखाया। और इन्होंने एक एलिजाबेथन एज में कुछ प्ले राइट्स आती हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से या फिर ऑक्स ब्रिज स्कॉलर्स के नाम से भी जाना जाता है, जिनके नक्शे कदम पे विलियम शेक्सपियर साहब चले। कुल मिला के वो लोग थे, वो अपने अपने फील्ड में महारत हासिल करते थे, है ना। जैसे क्रिस्टोफर मार्लो ले लीजिए, जॉन लिली, है ना, थॉमस नेस, जॉर्ज पीले, ऐसे ये कुछ कह सकते हैं ऑथर्स थे, है ना, जिन्हें यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाना जाता है। तो इनसे कहीं ना कहीं शेक्सपियर पर बहुत प्रभाव पड़ा और शेक्सपियर इनको देख के ही आगे बढ़ी, है ना, इनसे लिखना सीखा। चलिए आगे। अब थोड़ा इनकी मैरिज और फैमिली के बारे में जान लीजिए आप। 18 ईयर्स ओल्ड, है ना, 18 साल की उम्र पे शेक्सपियर ने शादी करी एन हाथवे से, है ना, who was at 26 टाइम इन नवंबर 1852, है ना। 1582 में जो एन हथवे थी ना, वो 26 साल की थी इस समय पे, और विलियम शेक्सपियर साहब मात्र 18 साल के थे, है ना। इनके 3 बच्चे थे। सुजाना, है ना, सुजाना और हैमनेट और जूडिथ, है ना, ट्विंस। ये दोनों ट्विंस थे। बाद में हैमनेट की हो गई मृत्यु किसी कारणवश, किसी बीमारी से, और इसीलिए कई बार कहा जाता है कि बच्चे के नाम पे इन्होंने प्ले लिखा हैमलेट। बट वही डिबेटेड बात, थॉमस किड ने इनसे पहले एक प्ले लिखा था, डिबेटेड माना जाता है, उसकी मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं है, योर हेमलेट के नाम से। तो ये कहा जाता है कि शायद इन्होंने योर हेमलेट से इसको उठाया, है ना। तो ये डिबेटेड चीज है। 3 बच्चे थे, सुजाना, हैमलेट, सॉरी हैमनेट और जूडिथ, है ना। चलिए, ट्रेजेडी स्ट्रक व्हेन हैमनेट हिज ओनली सन डाइड एट द एज ऑफ 11, 11 साल की उम्र में ये जो है नहीं रहा था। अ लॉस बिलीव टू हैव इन्फ्लुएंस लेटर प्लेस स्पेशली हेमलेट, है ना। तो हेमलेट, है ना, तो जो बच्चा मरा था इसकी वजह से कहीं ना कहीं शेक्सपियर को बहुत प्रभाव पड़ा था, और इसी से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने हेमलेट लिखा। ठीक है, टाइटल लिया है, ऑल दो इवेंट तो कहीं से किले कहीं तक मैच नहीं करते आपस में। अब कुछ ऐसे ईयर्स जिनको कहा जाता है कि इन्हें डार्क पीरियड माना जाता है शेक्सपियर के टाइम का, क्योंकि शेक्सपियर का इस समय में पता नहीं था वो क्या कर रहे थे, कहाँ थे, और वो ईयर है 1585 से 1592 के बीच, है ना, 1585 टू 1592। इनको लॉस्ट ईयर्स के नाम से जाना जाता है, बोलना मत। देयर इज लिटिल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ शेक्सपियर्स एक्टिविटीज, है ना, बिटवीन 1585 टू 1592, 1585 टू 1592। ओके, these are often referred to as the lost years, है ना। From 1585 to 1592 there is no record of Shakespeare's life, and because of it this time is known as the lost years, है ना। Speculations ऐसे लगाए जाते हैं कि he may have worked as a teacher, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शायद उन्होंने एक टीचर की तरह काम किया होगा इस समय में, लॉ क्लर्क के रूप में काम किया होगा, एक सोल्जर के रूप में काम किया होगा, इवन ट्रेवल्ड इन यूरोप,
ये इतने स्पेकुलेशन इसलिए लगाए जाते हैं कि उनके कई वर्क्स में आप देखेंगे तो उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, लीडिंग कैरेक्टर्स, उनके प्रोफेशन अलग अलग हैं। और जिस हिसाब से मिस्टर शेक्सपियर उन्होंने डिजाइन किया है, उससे एक बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं उन्होंने उस तरह के कैरेक्टर्स को जिया हो, है ना। तो इसलिए ये एक अनुमान लगाया जाता है बेसिकली। बाई 1592, 1592 तक आते आते शेक्सपियर वाज एस्टेब्लिश्ड इन लंदन एज अ प्ले राइट एंड एक्टर, है ना। 1592 तक आते आते ये एक प्ले राइट, एक ऐसे व्यक्ति जो ड्रामा लिखना शुरू कर दिया था इन्होंने, है ना। और साथ ही साथ एक्टर के रूप में ये स्टेब्लिश हो गए थे, है ना। अब थोड़ी सी इनकी अर्ली कैरियर देख लीजिए, है ना। जो उनका शुरुआती जीवन था लंदन में, 1592 से 1594 के बीच में, 1592 टू 1594। दिस फर्स्ट क्लियर रेफरेंस टू शेक्सपियर, है ना, द फर्स्ट क्लियर रेफरेंस टू शेक्सपियर कम्स फ्रॉम अ पैम्फलेट, है ना, रिटन बाय प्लेराइट रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा एक पैम्फलेट लिखा जाता है शेक्सपियर को सेटराइज करने के लिए। हु मॉक्ड हिम एज एन अपस्टार्ट क्रो, 1592 में लिखा था ये पैम्फलेट। एविडेंस दैट शेक्सपियर वाज ऑलरेडी गेनिंग रिकॉग्निशन। सुनिए मेरी बात। रॉबर्ट ग्रीन यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो जब इन्होंने प्लेस लिखना शुरू कर दिया, परफॉर्मेंस बढ़ने लगे, समय के साथ इनकी डिमांड बढ़ने लगी, तो इनके कहीं ना कहीं फिर कॉम्पिटिटर कौन बने? यूनिवर्सिटी विट्स। और उन्हीं में से एक यूनिवर्सिटी विट्स रहे रॉबर्ट ग्रीन, जो आगे मैंने भी हाईलाइट किया। रॉबर्ट ग्रीन यूनिवर्सिटी विट्स रहे। तो कहीं ना कहीं ये बात रॉबर्ट ग्रीन को पची नहीं कि कोई भी कल का आया हुआ इंसान कैसे इतनी जल्दी फेम प्राप्त कर सकता है, ये रॉबर्ट ग्रीन, है ना। तो एक पैम्पलेट लिखते हैं, पैम्पलेट कह सकते हैं कोई भी काइंड ऑफ पोस्टर टाइप का छोटा सा, है ना, जिस पे कुछ भी हम लिखे हैं, ना, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता। किसी चीज़ के बारे में ब्रीफ देना, इन्फॉर्मेशन देना, या फिर कई बार एडवर्टाइजमेंट के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो एक पैम्फलेट लिखा, और पैम्फलेट में वो कहते हैं विलियम शेक्सपियर को दैट ही इज अ क्रो, है ना, आई शुड से ब्यूटिफाइड ऑन आर फेदर, है ना। उसको अप स्टार्ट क्रो कहते हैं कि एक ऐसा कौवा जो हाल ही में आया है ना, और जो हमारे लगाए हुए पंखों पे कह सकते हैं, मतलब खुद को सुंदर बता रहा है, मतलब हमारे द्वारा जनरेट की गई जो ड्रामेटिक स्टाइल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनका इस्तेमाल करके खुद फेम प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। तो इस पैम्फलेट से पता चलता है कि 1592 में जो है शेक्सपियर कहीं ना कहीं इस फील्ड में आगे बढ़ रहे थे, जो कि कॉम्पिटिटरों को इनको दिख रहा है ना। चलिए सर, याद रखना है ना, रॉबर्ट ग्रीन ने पैम्फलेट लिखी है और ये पहला क्रिटिक है शेक्सपियर का, ये भी याद रखना। सुनिए, द थिएटर्स वर क्लोज्ड ड्यू टू प्लेग बिटवीन 1592 से 1594। सो शेक्सपियर टर्न्ड टू पोइट्री, है ना, फ्रॉम 1592 टू 1594। In between this period, there was, I should say, terrified society of plague, है ना। People were terrified of plague कि प्लेग कभी भी उनकी जान ले लेगा। कुछ इस प्रकार से सब डरे हुए थे, सब घरों के अंदर हो गए, बाहर नहीं निकल रहे थे। तो उस समय पे ये व्यक्ति जो है प्ले राइट हुआ करता था, एक्टर हुआ करता था, तो ये अब बाहर जा नहीं सकता, इसके ड्रामास बाहर परफॉर्म नहीं हो सकते, स्वयं एक्ट कर नहीं सकता, तो फिर क्या करेगा? कुछ तो करेगा। वहां इस समय में इन्होंने अपनी पोएट्री लिखना शुरू किया, अपनी सोनेट्स लिखना शुरू किया, है ना। ही पब्लिश्ड टू लॉन्ग नरेटिव पोएम्स डेडिकेटेड टू हिज पैट्रन अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। पहला वीनस एडोनिस 1593, अगला रेप ऑफ ल्यूक्रेसी 1594। ठीक है। अब ये दो वर्क हो गए, वीनस एडोनिस 1593, लेप ऑफ सॉरी द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी 1504। ये दोनों नरेटिव पोम है ना। नरेटिव पोम कोई भी ऐसी पोम जो कह सकते हैं किसी का पूरा चरित्र अंकन करे, है ना, किसी के मतलब बहुत लॉन्ग पोम होती है, पूरा इंफॉर्मेशन देती है, डिटेल्ड, है ना, ऐसा। स्टोरी चलती है नरेटिव पोम में, ऐसा। सुनिए, ड्यूरिंग दिस पीरियड ही ऑल्सो बिगन राइटिंग हिज फेमस 154 sonnets,
दो दे वर नॉट पब्लिश्ड, है ना। लेटर 1609, 1609 में थॉमस थॉर्प के नाम से एक व्यक्ति था, है ना। थॉमस थॉर्प के नाम से एक व्यक्ति था, उसने पब्लिश किया शेक्सपियर की सोनेट्स, है ना, याद रखना। ये जो सोनेट हैं 154, ये एक डार्क लेडी और किसी अननोन मेल को लिखी गई हैं, अननोन मेल को, WH, है ना। अनुमान लगाया जाता है शायद वो अर्ल ऑफ साउथ हेम्पटन है ना। अब चूंकि कोई भी व्यक्ति एक मेल के लिए सोनेट्स लिख रहा है लव फॉर्म में, तो फिर यहाँ से एक अनुमान लगाया जाता है कि विलियम शेक्सपियर कहीं ना कहीं होमोसेक्सुअल थे। ऐसी भी थ्योरीज लगाई जाती हैं, ऑल्दो प्रूफ किसी ने अभी तक नहीं कर पाया है ऐसा है या नहीं। ठीक है, चल। इन 1504 1594 1594 में शेक्सपियर बिकेम अ फाउंडिंग मेंबर, है ना, मेंबर बने, फाउंडिंग मेंबर, एक्टर बने, है ना, और साथ ही साथ प्लेस भी लिख रहे थे फॉर एक्टिंग ट्रूप कॉल्ड लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। ये एक ड्रामा कंपनी से जुड़े जिसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, है ना। इस कंपनी में ये फाउंडिंग मेंबर तो थे ही, मतलब कहीं ना कहीं इनका कंट्रीब्यूशन था इस कंपनी को स्टेब्लिश करने में, साथ ही साथ इसी में ये एक्टर थे और इसी हाउस के लिए ये प्लेस भी लिखते थे, है ना। हिज करियर फ्लरिश्ड एंड द कंपनी परफॉर्म्ड हिज प्लेस फॉर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के लिए जो है प्लेस लिखे इन्होंने, है ना। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ट्वेल्थ नाइट को, है ना, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के सामने परफॉर्म किया था और बहुत इनको अप्रेजल मिला, है ना, क्वीन के द्वारा। आफ्टर किंग जेम्स वन ascended the throne in 1603, 1603 में किंग जेम्स ऑफ स्कॉटलैंड जब इंग्लैंड की गद्दी पर बैठते हैं, जिन्हें यहाँ पर जेम्स फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, 1603 में ये रिलेटिव थे एलिजाबेथ के। और एलिजाबेथ का कोई ब्लड में कह सकते हैं ऐसा हायर था नहीं जो गद्दी पे बिठाया जा सकता था, नियम कानून कुछ अलग थे। उन सभी का वर्णन करूंगा मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, जब मैं शुरू करूंगा सीरीज, कुछ दिन में शुरू करूंगा जब इस सिलेबस को खत्म कर दूंगा। द ट्रूप वाज renamed द किंग्समैन, है ना। शेक्सपियर बिकम अ रॉयल प्ले राइट। सुनिए, किंग जेम्स वन के अंडर में इनकी जो लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन के नाम से कंपनी थी उसका नाम बदल के द किंग्समैन रख दिया। इसका मतलब ये अब राजा के अंडर में है, किंग्समैन राजा के लोग, है ना। और फिर ये वहीं से रॉयल प्लेराइट बन गया। रॉयल प्लेराइट ऐसे कि राजा की हिसाब से उनके अकॉर्डिंग ही प्लेस लिखते थे ये, है ना। तो ऐसे ये रॉयल प्लेराइट मिल गए, कहीं ना कहीं इनको एक तरह की पैटर्नशिप मिल गई किंग के अंडर में, है ना। अब इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं जो हमें पता होना चाहिए, उनको आप एक बार और देख लीजिए। देखिए, इन्होंने अपने जीवन में कॉमेडीज लिखी हैं, ट्रेजेडीज लिखी हैं, और ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने एक न्यू जॉनरा को कॉइन किया था, वो है ट्रेजाइक कॉमेडी। अब आप सोच रहे होंगे ट्रेजाइक कॉमेडी होता क्या है। ट्रेजाइक कॉमेडी एक ऐसी कॉमेडी जो ना तो पूरी तरह से कॉमेडी है या फिर एक ऐसी ट्रेजेडी जो ना तो पूरी तरह से ट्रेजेडी, दोनों का मिक्सर है। ट्रेजिक एलिमेंट्स भी हैं, कॉमिकल एलिमेंट्स भी हैं, है ना। तो इस प्रकार का कह सकते हैं इन्वेंशन सबसे पहले शेक्सपियर ने किया, पहले व्यक्ति थे जो ट्रेजिक कॉमेडी इन दोनों जॉनरास को एक मिला के कर दिया था। और इसका जो है इस प्रकार की राइटिंग का बहुत हार्शली क्रिटिसिज्म भी किया गया था लोगों के द्वारा, जिसके समर्थन में आगे चल के कह सकते हैं एक प्ले राइट है ना, सेंसिबिलिटी एज थे, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, नॉट प्ले राइट, हाँ, पर उन्होंने प्ले भी लिखा है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, फेमस आई शुड से बायोग्राफर या फिर लेक्सिकोग्राफर, जिन्होंने डिक्शनरी बनाई थी इंग्लिश लैंग्वेज की। तो वे कहीं ना कहीं कॉमेडी और ट्रेजेडी को जो मिक्सचर शेक्सपियर ने बनाया है उससे उसके लिए तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि लाइफ इज ऑल्सो मिक्सचर ऑफ सैडनेस एंड हैप्पीनेस, सो वाई इट इज नॉट सो इन द राइटिंग प्लेस, है ना।
तो कुल मिला के प्लेस में भी ऐसा मिक्सअप देखने को मिल सकता है, क्योंकि लिटरेचर पूरी तरह सोसाइटी को प्रेजेंट करता है, सोसाइटी में दुख सुख दोनों चीजें होती हैं, दोनों उसके पार्ट हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये डिफेंड किया था जॉनरा को, है ना। चलिए, अब इस फील्ड में धीमे धीमे इनके जो लिस्ट ऑफ प्लेस हैं उनके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। आप सुनिए, मैं प्रयास करूंगा चीज़ों को सिंपल बनाने का, और हमेशा से मेरा यही प्रयास रहा है। उम्मीद करता हूँ आप कहीं ना कहीं समझ पा रहे होंगे। देखिए, इन्होंने अपने जीवन में टोटल 37.5 इतने प्लेस लिखे, इनको कई बार 38 काउंट कर लिया जाता है ना। जो एक प्ले है हेनरी एट्स के नाम से, हेनरी, है ना, ये वाला जो प्ले है इसकी आधी मैन्युस्क्रिप्ट जल गई थी। इनका जो थिएटर था ना, ग्लोब थिएटर, उसमें आग लग गई थी, तो उसकी वजह से आधी मैन्युस्क्रिप्ट जल गई है। इसीलिए सर्वाइवल टेक्स्ट में जिनसे शेक्सपियर एसोसिएटेड है वो 37.5 हैं, ये आपको याद रखना है टोटल, है ना। अब इनके जो वर्क्स हैं वो कॉमेडी, ट्रेजेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, हिस्टोरिकल प्लेस, उसके बाद में नरेटिव पोएम्स और सोनेट्स, कुछ ये इनका ओवरे है जिसके अंडर इनके वर्क्स फॉल करते हैं। अब इनके वन बाय वन जॉनरास पे हम बात कर रहे हैं, आप सुनिए। कॉमेडी सबसे पहला, लाइट हार्टेड प्लेस ऑफन एंडिंग विद मैरिज एंड रिकॉन्सिलिएशन। जो कॉमेडीज होती हैं उनमें हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है, अंत में जाके सारे मतलब सारे जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो रिजॉल्व हो जाती हैं, और या तो आपस में मेल मिलाप हो जाता है या फिर शादियों पे एंडिंग होती है। इस प्रकार के जॉनरा को ड्रामा में कॉमेडी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल में ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, है ना, ये एक फेमस कॉमेडी है। सपोज सामने वाले ने पूछा, सामने वाले ने 4 ऑप्शन दिए आपको और पूछता है इनमें से शेक्सपियर द्वारा रचित कॉमेडी कौन सी है, और वहाँ उसने दे दिए एग्जाम्पल एंटनी, क्लियोपैट्रा, हैमलेट, है ना, मैकबेथ, और एक एग्जाम्पल लगा दिया ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अब पूछेगा इन 4 में से कॉमेडी वर्क कौन सा है, तो यदि आपको पता होगा तो आप लगा दोगे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अदरवाइज आप गलत कर दोगे। तो इसलिए मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। यदि कोई भी व्यक्ति शेक्सपियर को पढ़ाने बैठता है तो उसको पढ़ाने में कम से कम 1 महीना लगेगा, अगर डिटेल में गया तो वो इतना बड़ा ऑथर है, बात यह है ना। तो हम केवल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उतना ही जानने का प्रयास करेंगे जितना पूछा जा सकता है, ठीक है। एज यू लाइक इट भी है ना, ये भी एक कॉमेडी है ना। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ये भी एक कॉमेडी है। इसका फूल है टच स्टोन। फूल एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कहीं ना कहीं वॉक में कॉमिकल एलिमेंट्स डालता है ना। मतलब ऐसे इंसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे जिनको देख के आपको आपको जिनको पढ़ने में देखने में खुशी महसूस होगा ना। अगला कॉमेडी ऑफ एरर्स है ना। इसमें 2 भाई होते हैं, ड्रोमियो करके, है ना। तो 2 भाई होते हैं, आपस में मिल जाते हैं। आपने गोविंदा की कई मूवीज देखी होंगी जिनमें एक जैसे 2 कैरेक्टर्स होते हैं, है ना, सेम फेस के, फिर एक की बात दूसरे को ले जाती, दूसरे की एक को ले जाती, कुछ इस प्रकार से, है ना। तो कुछ ये कॉमेडी ऑफ एरर्स हुआ, है ना। मेजर फॉर मेजर हुआ, ये भी कॉमेडी है ना। और इसी कड़ी में जो जरूरी वर्क है, जो देखिए जरूरी के तौर पे एज यू लाइक इट, ये यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में शामिल है, एज यू लाइक इट, है ना। और अब ये लव, एक सेकंड रुकिए, गिव मी वन सेकंड, लेट मी रेज इट। कॉमेडी ऑफ एरर को मैंने बता दिया कैसे भाई एक दूसरे एक्सचेंज हो जाते हैं। लव्स लेवर्स लॉस्ट, ये किंग ऑफ नरवरे की कहानी है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा किंग जो कसम खाता है कि मैं पूरी तरह फीमेल से दूर रहूंगा। बाद में एक क्वीन आती है, वहाँ प्रिंसेस आती हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनसे अट्रैक्टेड हो जाती हैं। इनके 5 मित्र होते हैं। ये लव लेवर्स लॉस्ट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। मेजर फॉर मेजर भी इनका वर्क है, बट इतना ज़्यादा जरूरी है नहीं। मर्चेंट ऑफ वेनिस इनका सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कॉमिकल वर्क है, और बहुत पढ़ने में अच्छा है ना। इसमें साइलॉक के नाम से एक कैरेक्टर होता है, जीव कैरेक्टर, है ना। और वो बहुत ही तेज कैरेक्टर होता है, वो किस प्रकार से लोगों को असैसिनेट करता है ना। कॉमेडी है, पर इसको कई बार ट्रेजाइक कॉमेडी में काउंट कर लिया जाता है ना। ट्रेजाइक कॉमेडी में काउंट इसलिए किया जाता है, इसमें कॉमिकल एलिमेंट्स भी हैं, है ना, और ट्रेजिकल एलिमेंट्स भी हैं, इसलिए तो थ्रू डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि इसका जोनरा जब आगे अलग आएगा तो इस पर मैं बात करूंगा। मेरी वाइब्स ऑफ विंडसर, है ना, इसमें फॉल्स्टॉफ
फॉल्स्टॉफ नाम का एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया था जो क्वीन को बहुत पसंद आया था, है ना, जिसका एडवर्ड शायद थर्ड में इन्होंने प्रयोग किया था, है ना? अगला मिड समर्स नाइट ड्रीम, ये कह सकते हैं जादू से थोड़ा सा डील करता है ना। इसमें जो क्वीन ऑफ फॉरेस्ट है, किंग ऑफ फॉरेस्ट है ना, कुल मिला के लवर्स के साथ डील करता है। इसकी मेन थीम लव, मच अडू अबाउट नथिंग, है ना, मतलब राई का पहाड़ बना देना, ऐसा। ये भी एक कॉमेडी है। पेरिक्लिस है ना, प्रिंस ऑफ टायर, समथिंग ग्रुप्ड एज रोमांस, है ना, इसको कई बार रोमांस में काउंट किया जाता है, पेरिक्लिस, है ना। चल, टेमिंग ऑफ द श्रू हुआ, है ना, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी चार और बहन है और वो कुल मिला के शादी नहीं करना चाहती हैं। वो इस प्रकार की लेडीज हैं कि कहीं ना कहीं अगर कोई देखने भी आता है, अगर कोई शादी के लिए राजी भी होता है, तो ये उसको मार के धुपकार के भगा देती है ना। जैसे आपने गोविंदा की एक मूवी देखी होगी जिसमें कादर खान था, जिसमें पांच लड़कियां थी, है ना, रवीना टंडन मेन लीडिंग कैरेक्टर थी, तो यहीं से स्टोरी कॉपी किया हुआ है ना। ट्वेल्थ नाइट, ये जो है ट्वेल्थ नाइट, ये कहानी है एक लड़की की, सेबेस्टियन की, जिसकी बहन होती है ना। आई अनेबल टू रिकॉल एग्जैक्ट नेम ऑफ द सिस्टर, है ना। तो बहन और भाई दो लोग होते हैं, सिपरेक में कहीं खो जाती हैं, दोनों अलग अलग किनारे पे पहुंच जाती हैं। उसके बाद में कहानी ऐसी चलती है कि जो बहन होती है ना, बहन एक मेल कैरेक्टर बन के एक दूसरी लड़की को वो करने की कोशिश करती है, तो इसमें लव ट्रायंगल दिखाया जाता है। आपको इतना ही याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा है। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, दो दोस्त होते हैं, ठीक है, और कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं कोर्ट करने का प्रयास करता है एक लड़की को, दूसरा दोस्त, तो जो एक और दोस्त है वो कहीं ना कहीं बीच में आने का प्रयास करता है। तो कुछ इस प्रकार से टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की कहानी। टेम्पेस्ट हमारे सिलेबस में शामिल है, जिसको हम अगली कह सकते हैं वीडियो में बात करेंगे, अगली या फिर अगली से अगली, है ना। अब विंटर्स टेल, है ना, विंटर्स टेल ये भी कॉमेडी है, रोमांस है, लव के साथ डील करता है। सिम्बेलाइन रोमांस भी है, कॉमेडी भी है, साथ ही साथ ट्रेजाइक कॉमेडी भी है ना। अब इनकी ट्रेजेडीज कौन कौन सी है, थोड़ा सा उनके बारे में बात कर लेते हैं। देख, डार्क प्लेस फोकसिंग ऑन डाउनफॉल, फेट, एम्बिशन, बेट्रायल एंड डेथ, है ना। ये डील करते हैं डाउनफॉल के साथ, किसी भी कैरेक्टर का डाउनफॉल, मतलब कोई भी कैरेक्टर कह सकते हैं डाउन होता जा रहा है समय के साथ ना, फॉल हो रहा है उस कैरेक्टर का, या उसका फेट, है ना कहीं उसका फेट ऐसा लिखा हुआ है कि समझ लो आज वो ठीक है लेकिन कल जाके उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। एम्बिशियस होते हैं कैरेक्टर्स, तब जाके उनका डाउनफॉल होता है। एम्बिशियस होते हैं कैरेक्टर, तब जाके उनका डाउनफॉल होता है ना। बेट्रायल भी इसकी एक मेन थीम है कि कैसे किस प्रकार से बेट्रायल होता है कैरेक्टर्स का, है ना, एक दूसरे को बिट्रे करते हैं, तो जाके वो कहीं ना कहीं ट्रेजेडी में तब्दील होता है ना। डेथ, मेन चीज़ें हैं, बहुत सारी मौतें इनमें आपको देखने को मिलेंगी, तो वही ट्रेजेडीज हैं। अब कुछ बेस्ट एग्जांपल्स जो विलियम शेक्सपियर साहब ने दिए हैं, जैसे एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, ये कहानी है मिस्र की क्वीन क्लियोपेट्रा की, है ना, और कहीं ना कहीं ये प्रेम में पड़ जाती है एंटनी के। ये रोमन जनरल होता है एंटनी, है ना, तो फिर बाद में क्या होता है, अंत में जो इसका साला होता है एंटनी का, ऑक्टेवियस, नेफ्यू ऑफ जूलियस सीजर। ठीक है, तो ये एंटनी होता है ना क्लियोपेट्रा। तो ये एंटनी का जो साला होता है ऑक्टेवियस, इसने शादी करी है ऑक्टेवियस की बहन से, किसने, एंटनी ने, ठीक है, और अपना पूरा राजपाट छोड़ के एंटनी मिस्र में आके रहने लग गया है क्लियोपेट्रा के साथ, है ना। तो उसी के रिस्पॉन्स में ऑक्टेवियस कहीं ना कहीं आक्रमण कर देता है क्लियोपेट्रा एंटनी दोनों के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से कहानी है, अंत में एंटनी खुद को स्टेप्ड कर लेता है और क्लियोपेट्रा अपने आप को एक नागिन पर डसवा लेती है। तो ये लव स्टोरी है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की, ये ट्रेजेडी है, अंत में ये दोनों मर जाते हैं, है ना। चलो आगे। अब बात कर लेते हैं कोरियोलेनस की, है ना, तो ये भी एक ट्रेजेडी है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखनी है, पढ़ाया नहीं जाता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला जो वर्क है वो हेमलेट है, हेमलेट हमारे सिलेबस में शामिल है। अ, इसमें आगे मैं सीरीज में लेक्चर अपलोड करूँगा, वहाँ देख लेना। जूलियस सीजर, ये रोमन एम्पायर था, फोर्थ बीसी के आसपास, है ना,
और इसने कह सकते हैं जो जब एंगल लैंड था ना, जो इंग्लैंड बनने से पहले का जो चरण था ना, एंग्लो सैक्सन किंगडम से पहले इसने एंगल लैंड पर राज किया था, मतलब इंग्लैंड पर राज किया था। कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी प्रदान करते थे इंग्लिश लोगों को। कहाँ से? जो जर्मनिक ट्राइब्स होती थी, जो आक्रमण करती थी, है ना, इंग्लिश लोगों के ऊपर। तब जूलियस सीजर तब थे। जूलियस सीजर कह सकते हैं, ये भी एक स्टोरी है एक ऐसे राजा की जिसको पार्लियामेंट में असैसिनेट किया जाता है ना। तो जूलियस सीजर का एक सबसे क्लोज इंसान होता है ब्रूटस, है ना। इसके द्वारा इसको असैसिनेट करवा दिया जाता है। ये एक बहुत ही नेशनलिस्ट नेशनलिस्ट व्यक्ति होता है ना, जो अपने मित्र को, अपने जर्नल को असैसिनेट करता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ, आई शुड से, ऑफ हिज सोसाइटी, है ना, कि मतलब ऐसा नहीं हो कि ये कहीं डिक्टेटर बन जाए। जूलियस सीजर डिक्टेटर बन गया तो किसी की सुनेगा नहीं, है ना, अपने हिसाब से चीजें चलाएगा। तो ऐसा भड़का दिया जाता है ब्रूटस को कि जूलियस सीजर डिक्टेटर बनने वाला है, तो ब्रूटस इसको पीछे से तलवार भोंक देता है ना, स्टेप कर देता है। जिस पर ये कहता है जूलियस सीजर, येट टू ब्रूटस, तुम भी ब्रूटस। मतलब एक दोस्ती, एक अच्छा मित्र होने के बावजूद ऐसी घटना घटी।